दीदी किसान, बदलते भारत की शान। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती हैं। वर्तमान स्थिति के बीच हमारे किसान भाई बहन और खेतीहर मजदूर लगातार खेतों में काम कर रहे हैं, मंडियों में जा रहे हैं, जिससे कि हमारे घरों में भोजन की कमी ना होने पाए। इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि अपने इस कार्यक्रम के जरिए कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां समय से पहले आप तक पहुंचाई जा सकें। तो फिर आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की मदद के लिए एक नए अभियान का शुभारंभ किया है, जिसके तहत भारत के कई शहरों और कस्बों में 100 से भी ज्यादा कृषि ड्रोन को हरी झंडी दिखाकर लॉन्च किया गया है। ये ड्रोन्स भारत के पूरे खेतों में कीटनाशकों और अन्य सामानों का छिड़काव करेंगे। इससे न केवल श्रम की बचत होगी, बल्कि आधुनिक मशीनीकरण को भी खेती के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। I invite our Honorable Prime Minister to press the Drona button, which will commence the monumental Kisan Drone Yatra. सबसे पहले पंजाब और फिर गोवा में ड्रोन यात्रा शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी ड्रोन ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और तमिलनाडु सहित असम, राजस्थान और तेलंगाना में ड्रोन यात्रा शुरू हो चुकी है। भारत की खेती के स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ते हुए एक साथ 100 ड्रोन के अभिनव प्रक्षेपण का गवाह बनने का यह एक ऐतिहासिक क्षण है। नमस्कार। अगर नीतियां सही हो तो देश कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है, आज का दिवस इसका बड़ा उदाहरण है। कुछ साल पहले तक देश में जब ड्रोन का नाम लिया जाता था तो लगता था कि ये सेना से जुड़ी हुई कोई व्यवस्था है, ये दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए उपयोग में आने वाली चीजें हैं, उसी दायरे में सोचा जाता था। लेकिन आज हम मानेसर में किसान ड्रोन सुविधाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। ये 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। मुझे विश्वास है ये शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में
मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इसमें संभावनाओं का एक अनंत आकाश भी खुलेगा। मुझे भी बताया गया है कि गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 वर्षों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे अनेकों युवाओं को नए रोजगार और नए अवसर मिलेंगे। मैं इसके लिए गरुड़ एरोस्पेस की टीम को, सारे नौजवान साथियों को बधाई देता हूं। साथियों, देश के लिए ये समय आजादी के अमृत काल का समय है। ये युवा भारत का समय है और भारत के युवाओं का समय है। पिछले कुछ वर्षों में देश में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, युवाओं और प्राइवेट सेक्टर उसे एक नई ताकत दी है। ड्रोन को लेकर भी भारत ने आशंकाओं में समय नहीं गंवाया। हमने युवा टैलेंट पर भरोसा किया और नई सोच के साथ आगे बढ़े। इस बार के बजट में हुई घोषणाओं से लेकर अन्य नीतिगत फैसलों में देश ने खुलकर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्राथमिकता दी है। इसके परिणाम आज हमारे सामने हैं। वर्तमान में ही हम देख रहे हैं कि ड्रोन का कितना विविध इस्तेमाल होने लगा है। अभी बीटिंग रिट्रीट के दौरान 1000 ड्रोन्स का शानदार प्रदर्शन पूरे देश ने देखा। आज स्वामित्व योजना के तहत गांव में ड्रोन के जरिए जमीन का, घरों का हिसाब किताब तैयार हो रहा है। ड्रोन के जरिए दवाओं की सप्लाई हो रही है। मुश्किल इलाकों में वैक्सीन पहुंच रही है। कई जगह खेतों में दवाओं का छिड़काव भी ड्रोन से शुरू हो गया है। किसान ड्रोन अब इस दिशा में एक न्यू एज रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। उदाहरण के तौर पर आने वाले समय में हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताजी सब्जियां, फल, फूल बाजार भेज सकते हैं। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी या समंदर से सीधे ताजी मछलियां बाजार भेज सकते हैं। कम समय में मिनिमल डैमेज के साथ मछुआरों का, किसानों का सामान बाजार पहुंचेगा तो उनकी, मेरे किसान भाइयों की, मेरे मछुआरे भाई बहनों की, उनकी आय भी बढ़ेगी। ऐसी अनेक संभावनाएं हमारे सामने दस्तक दे रही हैं। मुझे खुशी है कि देश में कई और कंपनियां इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। भारत में ड्रोन स्टार्टअप्स का एक नया इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। अभी देश में 200 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही इनकी संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। इससे रोजगार के भी लाखों नए अवसर खुलेंगे। मुझे विश्वास है आने वाले समय में भारत का ये बढ़ता सामर्थ्य पूरी दुनिया को ड्रोन के क्षेत्र में नया नेतृत्व देगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
नौजवानों के साहस को मेरी शुभकामनाएं हैं। आज जो स्टार्टअप की दुनिया खड़ी हुई है, ये जो नौजवान साहस कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भारत सरकार नीतियों के द्वारा लगातार आपके साथ रह करके, कंधे से कंधा मिला करके आपको आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आने देगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। फूलों का इस्तेमाल यूं तो सजावटी कामों में किया जाता है, लेकिन गुलाब एक ऐसा फूल है जो कि दिखने में भी खूबसूरत है और साथ ही प्रसंस्करण उपयोगी भी है। गुलाब का इस्तेमाल गुलकंद बनाने, गुलाब का इत्र बनाने, साथ ही गुलाब जल इत्यादि के लिए काम आता है। तो किस तरह से आप कर सकते हैं गुलाब का प्रसंस्करण, आइए जानते हैं। गुलाब को फूलों का राजा कहा जा सकता है। बेहद खूबसूरत और लाजवाब खुशबू की वजह से ये हर खासो आम की पहली पसंद है। भारत में इसकी खेती आमतौर पर कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात में होती है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी इसे बोया जाता है। 12 फरवरी का दिन गुलाब दिवस के रूप में मनाया जाने का चलन है। भारत में गुलाब कई रंगों और किस्मों में पाया जाता है। सदा गुलाब का उत्पादन 12 महीने लिया जा सकता है, जबकि चैती गुलाब बसंत ऋतु की फसल है। चैती गुलाब में बहुत खुशबू होती है। इसी से इत्र, गुलाब जल और दवाएं बनती है। भारत में गुलाब की मुख्य रूप से 5 किस्में पाई जाती है। हाइब्रिड टी किस्म के फूल बड़े होते हैं, जबकि फ्लोरीबंडा के फूल कुछ आकार में छोटे पर संख्या में बड़े होते हैं। पॉलीएंथा किस्म घर के बगीचों या गमलों में लगाने के लिए भी उपयोगी है। वहीं मिनिएचर गुलाब बहुत छोटा होता है और लता गुलाब की शाखाएं लताओं की तरह बढ़ती हैं। बाजार में कट फ्लावर की काफी मांग है। कट फ्लावर एक दूसरे को भेंट करने के काम आता है। गुलाब जल को देसी किस्मों से ही बनाया जा सकता है। इसे तैयार करना काफी आसान है और अभी तक पुराने तरीके ही प्रचलित है। दक्षिण में गुलाब के फूलों का बड़ा व्यापारिक केंद्र है, लेकिन राजस्थान के पुष्कर में बड़े पैमाने पर गुलाब जल तैयार किया जाता है। गुलाब जल पूरी तरह से परंपरागत तरीकों से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए एक बड़े देग नुमा बर्तन में 40 किलो फूल डालेंगे और 2 गुना यानी 80 किलो पानी। इस बर्तन को ढक्कन से ढक देंगे। ढक्कन में छेद होता है, इसमें बांस की मोटी नली लगाते हैं। इसका दूसरा सिरा दूसरी हांडी में रहेगा। ढक्कन को मुल्तानी मिट्टी से एयर टाइट कर देते हैं ताकि अंदर की भाप बाहर ना निकले, और बोल्ट से कस भी देते हैं ताकि ढक्कन प्रेशर से उड़ ना जाए। दूसरी हांडी पानी के हौज में डूबी रहेगी। अब भट्टी में आग लगाएंगे। इससे बड़े हंडे से उठी भाप पाइप के जरिए हौज में पड़े छोटे हंडे में चली जाती है और बूंद बनकर उसमें पानी के रूप में जमा होती रहती है, यानी बूंदे दरअसल गुलाब जल है। हनुमान प्रसाद एक किसान है। गुलाब की खेती इनका पुश्तैनी काम है। ये 12 महीने गुलाब की पैदावार लेते हैं। इनके पास प्रसंस्करण यूनिट भी है। प्रसंस्करण के लिए ज्यादा फूलों की जरूरत होती है, तो इन्हें दूसरे किसानों से भी गुलाब खरीदने पड़ते हैं। हनुमान प्रसाद कई उत्पाद बनाते हैं। इनके उत्पाद देश विदेश में खूब बिक रहे हैं। गुलकंद बनाने के लिए पंखुड़ियों का ही इस्तेमाल होगा। पंखुड़ियों को सुखाकर ओखली में कूटेंगे और शक्कर मिलाकर गुलकंद तैयार कर लेंगे। गुलाब खूबसूरत और नाजुक फूल है। बाजार से लाने के बाद 24 घंटे के भीतर इनका इस्तेमाल करना होगा, वरना ये खराब हो जाएंगे। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ।
कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, यूं तो हमारे देश में परंपरागत फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में कुछ अलग कर दिखाना चाहते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही सफल किसान से जिनका नाम है अब्दुल मजीद बानी और ये जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं केसर की खेती। तो किस तरह इन्होंने इसकी शुरुआत की और कैसे इसके अंदर कामयाबी हासिल की, आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। अब्दुल मजीद बानी पुलवामा जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक केसर उत्पादक हैं। इनका जन्म पुलवामा में हुआ था। इन्होंने यहीं से मैट्रिक तक पढ़ाई की है। वे काफी परिश्रमी व्यक्ति हैं। अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने सोना उपजाया है। इन्हीं कारणों से वे उन्नत वर्ग के किसानों में गिने जाते हैं। उनके पास धान उपजाऊ जमीन और सेब के बाग भी है। साथ ही अब्दुल मजीद बहुमूल्य केसर भी अपने खेतों में उपजाते हैं। साथ ही पशुपालन का काम भी करते हैं। वे खेतों में सभी काम स्वयं ही करते हैं। धान कश्मीर संभाग की एक महत्वपूर्ण फसल है। जहां इस क्षेत्र में उच्च कोटि की उपज होती है, वहीं ये यहाँ का मुख्य आहार भी है। अब्दुल मजीद बानी ने इस परंपरागत फसल की पुरानी विधि के बदले कृषि वैज्ञानिकों की मदद से नई विधि का प्रयोग किया और इस तरह अच्छी गुणवत्ता की धान उपजाने में कामयाब हुए हैं। केसर कश्मीर की एक विशेष तथा महत्वपूर्ण फसल है। अब्दुल मजीद बानी जहां रहते हैं, वो क्षेत्र केसर उपजाने वाले विशेष संभाग में आता है। लिहाजा वे केसर की खेती में निकटतम संबंध रखते हैं। वे अपने खेतों में अच्छी किस्म की केसर उगाते हैं। अपने गहन अध्ययन और प्रगतिवादी सोच के कारण अब्दुल मजीद बानी ने अपने लिए किसानों के बीच उच्च स्थान प्राप्त किया है। उनकी इस प्रवृत्ति को देखकर उन्हें कश्मीर केसर उत्पादक संघ का प्रधान बनाया गया है। स्वयं एक केसर उत्पादक होने के कारण वे इस वर्ग की समस्याओं को भली भांति समझते हैं व इन्होंने इन समस्याओं के समाधान के लिए भरसक प्रयास किया है। उनके और केसर उत्पादन करने वाले किसानों की ही मेहनत का फल है कि आज पामपोर में सरकार की तरफ से एक केसर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। व्यक्तिगत तौर पर तथा आर्थिक स्तर पर निश्चिंत होने के बावजूद भी अब्दुल मजीद बानी आज भी लगन तथा परिश्रम से खेती बाड़ी के काम में संलग्न है। वे अब खुद के लिए ही नहीं बल्कि अन्य किसानों की मदद के लिए भी काम करते हैं। अब्दुल मजीद बानी का काम यही समाप्त नहीं होता। वे पर्यावरण के बारे में भी जागरूक हैं। वे अपने क्षेत्र के पर्यावरण कमेटी के सदस्य भी हैं, जो इस इलाके के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रही है। वे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित तकनीकों को स्वयं सीखकर जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। अब्दुल मजीद बानी आधुनिक तकनीक को कृषि कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। साथ ही अपने क्षेत्र के किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। किसानों के हितों के काम करने के दौरान उन्हें देश की बड़े-बड़े हस्तियों से मिलने का मौका मिला। उनके द्वारा ग्रामीण परिवेश में प्रगतिवादी सोच को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। यूं तो हमारी सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए कई तरह के प्रयास लगातार कर रही है और हमारी सरकार समय समय पर कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आती है जिससे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ मिल सके और उनको उनकी फसलों का अच्छा मूल्य भी हासिल हो सके। आइए आज आपको जानकारी देते हैं कुछ किसान उत्पादक संगठनों के बारे में, किस तरह से वो काम करते हैं और कैसे किसान उनसे जुड़कर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हासिल कर सकते हैं। हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। ऐसे में जब ये किसान अपनी थोड़ी सी उपज लेकर मंडी पहुंचते हैं तो उन्हें ना तो वाजिब दाम मिलता है और ना ही ये अपनी फसल का तोल मोल करने की स्थिति में होते हैं। किसी आपदा की स्थिति में सही सहायता नहीं मिल पाती। ऐसे हालात से बचने के लिए किसान समूह बनाए गए हैं जिन्हें किसान उत्पादक संगठन या FPO कहा जाता है। किसान उत्पादक संगठन को समझने से पहले हमें उत्पादक संगठन को समझना होगा। उत्पादक संगठन दरअसल ऐसा समूह या कंपनी है जिसका गठन प्राथमिक उत्पादक करते हैं। प्राथमिक उत्पादकों में किसान भी हो सकते हैं, दुग्ध उत्पादक भी, मछली पालक भी, बुनकर भी, ग्रामीण कारीगर भी या हस्तशिल्पी भी। ये समूह एक कानूनी संस्था होती है जो किसी छोटी मोटी कंपनी की तरह काम करती है। किसान उत्पादक संगठन भी इसी तरह का समूह है जो कृषि उत्पादन के काम में लगा होता है। समूह के सभी सदस्य कृषि कारोबार चलाने के मामले में एक जैसी सोच रखने वाले होने चाहिए। एक गांव या फिर कई गांव के किसान मिलकर ये समूह बना सकते हैं। इन समूहों की सहायता नाबार्ड,
और लघु कृषि कृषक व्यापार संघ यानी SFAC करता है। ये संघ FPO को वित्तीय सहायता देकर शुरुआती खर्चे वहन करता है, जिसमें किसान समूह के प्रशिक्षण और निरीक्षण दौरे भी शामिल होते हैं। SFAC कृषक उत्पादक संगठनों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के मकसद से पूंजी अनुदान और ऋण गारंटी योजना भी चला रहा है। किसान अलग अलग फसलों का प्राथमिक उत्पादक है, लेकिन समस्या ये है कि किसानों की मेहनत का आर्थिक फल दूसरे लोग या बड़ी कंपनियां ले जाती हैं। FPO किसान को एक तरह से कंपनी का मालिक बना देता है। सरकार 10,000 और किसान उत्पादक संगठन बना रही है, जिन पर करीब 7,000 करोड़ रुपए का खर्च आना है। बेहतर व्यापार के लिए इन्हें राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी E-NAM से भी जोड़ा जा रहा है। E-NAM से फिलहाल 2040 FPO जुड़े हैं। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक देश में किसान उत्पादक संगठनों को बनाने और उनको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। साल 2023-24 तक कुल 10,000 FPO का गठन किया जाना है। 5 साल के लिए हर एक किसान उत्पादक संगठन को सहायता दी जाएगी। हर एक FPO में 50% छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल होंगे। FPO गतिविधियों का प्रबंधन इस तरह किया जाता है जिससे सदस्यों को तकनीकी जानकारियां, वित्त और उपज के लिए अच्छा बाजार और बेहतर कीमत मिल सके। इससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सपने को साकार करने में भी मदद मिलेगी। तो अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन वर्तमान महामारी के बीच रखिए अपना ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।